मैकेनिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने लामी का थ्योरम और बलों के बहुभुज का नियम ठीक तरीके से देख लिया। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा देख लें कि क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या बाकी है। उसके बाद देखते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस जरा चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है हम लोग के सिलेबस में। एक सेकेंड, ये आपका रहा सिलेबस आपके साथ। पहले कह रहा है यहाँ पे, देखिए यही चैप्टर चल रहा था, लॉ ऑफ फोर्सेस, सब लोग जानते हैं। क्या ये पूरा खत्म करके मैंने लास्ट वीडियोस में दिखा दिया था आपको पूरा? फिर उसके बाद क्या ये डिफरेंट फोर्सेस सिस्टम, ये लॉ ऑफ सुपर, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, बिल्कुल। अब हम लोग बात करेंगे किस पर, क्या कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर, कंपोजिशन बताया था। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस बता दिया था, रिजल्टेंट फोर्स, मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ग्राफिकली एनालिटिकली रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्सेस, रिजॉल्विंग अ फोर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या ये सब सुना सुना नहीं लग रहा था? रेक्टेंगुलर रिजल्वेशन किया, ग्राफिकली मैंने बताया कि कैसे फोर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इसी के अंतर हमने ट्रायंगल और आपका पॉलीगन लॉ पढ़ा था। तो डायरेक्टली आपका जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी इसमें हमने कवर कर रखी है। यदि आपको ध्यान होगा तो बिल्कुल कवर हो चुका है। दूसरा कह रहा है हम लोगों से, अगला टॉपिक क्या, पहला है फ्री बॉडी डायग्राम, फिर कह रहा है इक्विलिब्रियंट फोर्स एंड इट्स डिटर्मिनेशन। यही मैंने नहीं बताया, बार बार इक्विलिब्रियम आ रहा था ना, बार बार इक्विलिब्रियम आ रहा था, मैं बता चुका हूं, बस इसको लिखित रूप में आज हमको दिखाना है। दो टॉपिक, लामीज थ्योरम यानी बोला है कंसेप्ट ओनली, मैंने इसको आपको डेरिवेशन भी बता दिया है, जबकि मैंने आपसे उसी समय कहा था कि लामीज थ्योरम का केवल कंसेप्ट है कि क्या होता है लामी थ्योरम। मैंने इसका आपको डेरिवेशन भी बता दिया था, साइन रूल का प्रयोग करके इसका डेरिवेशन भी बता दिया था कि कैसे करना लामीज थ्योरम का। सिंपल प्रॉब्लम ऑन एबव टॉपिक्स, यानी ये सारे जो टॉपिक हैं इन पर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी सिंपल न्यूमेरिकल जो है वो आएंगे। चलिए हम लोग अभी, अच्छा बार बार ये बोल रहा है सिंपल, मैं आपको एक चीज बता दूं, पढ़ तो रहे ही हम लोग मैकेनिक्स में, इस चैप्टर में ना आपको अपने किताब में भर भर के न्यूमेरिकल मिलेंगे, भर भर के मतलब खूब अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे। आप जो इतना मन करे उतना लगाइएगा, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, न्यूमेरिकल कठिन कठिन वाले जो होते हैं वो आपके एग्जाम में आते नहीं है। आप अपने, मैं एक चीज और बता दूं, लगाइएगा जरूर, न्यूमेरिकल लगाने से कंसेप्ट क्लियर होता है। लेकिन गलती कहाँ होती है, जैसे मैथ हम लोग जब पढ़ते थे ना पहले अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, तो मैथ पढ़ते पढ़ते हम लोग मैथ के न्यूमेरिकल खूब लगाते थे, कंसेप्ट क्लियर होता था, वेरी गुड। लेकिन मैथ में अगर कोई पूछ दे कि पाइथागोरस के प्रमेय को परिभाषित करिए, तो हमारे पास कुछ खास लिखने को था नहीं उसमें। ये ध्यान रहे कि मैकेनिक्स में थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप न्यूमेरिकल जितना चाहे लगाइए, लेकिन जितना थ्योरी बताया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको ये समझ में आएगा, अरे यार ये सब क्या चल रहा है, थोड़ा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल लगवाइए। बिल्कुल न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसको धड़ल्ले से लगाएंगे, लेकिन कोई भी यदि इसको छोड़ रहा है तो वो बाद में पछताएगा, ये जान लीजिए। क्योंकि आज मैंने शुरू में ही बताया था कि इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल का खेल नहीं है। इंजीनियरिंग ये कहता है कि आप थ्योरी को ठीक से समझिए, न्यूमेरिकल्स आर द इसेंशियल पार्ट और अ की टू अंडरस्टैंड द थ्योरी बेटर, यानी थ्योरी को बेटर समझने के लिए न्यूमेरिकल अच्छा है, बट थ्योरी ही मेन है, ये जान लीजिए। पूरे इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, समझ में आ रही बात, मेन चीज थ्योरी है। तो कभी भी न्यूमेरिकल लगाना खूब, लेकिन एक एक के बारे में तुमको लिखना आना चाहिए, कॉपी में तुम एक एक थ्योरी को लिख करके समझा सको, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, फिर आता है इलामी थ्योरम, हो गया इतना। लामी थ्योरम ऑलरेडी हो चुका है, आज के लिए बचा है फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियंट फोर्स एंड डिटर्मिनेशन। माने ये दो टॉपिक आज की वीडियो में, और एक टॉपिक जो ये बचता है, यानी ये टाइप्स ऑफ लोड, सपोर्ट बीम, एनालिसिस फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम, ये टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में होगा और ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद वाला लेक्चर, मतलब एक लेक्चर में आज फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियंट फोर्स एंड डिटर्मिनेशन, और आज अगले में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड, सपोर्ट बीम, एक्सेल, ये सब चीजें अगले वीडियो में देखेंगे। ये ध्यान रहे, इसका आज के बाद वाला एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा ये चैप्टर आपका, और उसके बाद 3-4 लेक्चर तक या 2-3 लेक्चर तक इसके न्यूमेरिकल लगेंगे खूब सारे।
यानी और इतने ही न्यूमेरिकल कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सारी थ्योरी आपकी कवर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या अपना पहले एक टॉपिक छोटा सा मुझे लगता है कि मुझे समझा देना चाहिए। आप इतना सारा रिजल्टेंट निकाले हैं तो एक चीज का और रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। एक चीज का, जब भी कोई बल, आपने कॉन्करेंट वॉन्करेंट बहुत सारे फोर्स पढ़े, तो यदि हम लोग ऐसे कहें कि रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस, जितने भी फोर्स आपने पढ़े वो कॉन्करेंट थे, यानी एक पॉइंट पर लगे थे। लेकिन हम लोग यदि बात करें रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस यदि मैं आपसे बात करूं, पैरेलल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस यदि मैं आपसे बात करूं, तो ये क्या कहता है, यानी किसी जगह पर दो पैरेलल बल, और पैरेलल बल जनरली कहाँ लगते हैं, और पैरेलल बल, तो पैरेलल भी दो तरीके के फोर्स होते हैं, मैंने बोला था आपको। लाइक फोर्सेस, लाइक मतलब एक ही दिशा में, लाइक फोर्सेस यानी लाइक पैरेलल, और अनलाइक, अनलाइक का मतलब एक दिशा में नहीं, अलग अलग दिशाओं में। अक्सर ऐसे बलों को आप किसी बीम वगैरह पर लगे देखेंगे, जैसे कोई बीम इस टाइप से है और बीम में अभी मान लीजिए नीचे ये बीम जो है दो दीवारों पर रखी गई है, ठीक है, और इस पर एक साथ जैसे आपके छत के ऊपर कॉलम खड़ा हो, देखिए एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, तो उनका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे क्या होगा, पैरेलल होगा ऐसे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कई सारे पैरेलल फोर्स लाइक हो, जैसे पी, क्यू, आर, एस, बात समझ में आ रही ना, ये चार फोर्सेज ऐसे हैं, यानी ऐसे मत करिए, आर इसी में आ जा रहा है तो रिजल्टेंट में प्रॉब्लम होगी। लाइक मान लीजिए फोर्स ए, बी, सी और डी, चार फोर्सेज है, ठीक है ना, चार फोर्सेज है। तो एक चीज जान लीजिएगा इसमें ध्यान से, क्या कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा पैरेलल लाइक फोर्सेज में, यानी रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इसमें क्या होगा, तो इसमें ये कॉन्करेंट तो है नहीं कि एक जगह पे जाके मिलेंगे, इनका रिजल्टेंट कहीं पर यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे, जरूर नहीं कि यहाँ हो, कहीं इधर उधर भी हो सकता है। उसकी लोकेशन निकालने के लिए मोमेंट समझना पड़ेगा। तो इसकी लोकेशन मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं इसकी वैल्यू आर होगी, और आर बराबर जो होगा आर, वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ये होगा इसका रिजल्टेंट आर। लेकिन अनलाइक होता तो, अनलाइक का मतलब होता है कि एक आध फोर्स अगर आपके मान लीजिए ऐसे लगे हैं, ये इस पर लगा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर लगा है P, यहाँ पर लगा है P और यहाँ पर लगा है Q, और एक फोर्स यहाँ पर लगा है जो मान लीजिए है S, और रिजल्टेंट इनका कहाँ लग रहा है R। तो R कितना होगा, सब मिलके ऊपर खींच रहे हैं, ये नीचे खींच रहा है, इसमें से S ऊपर खींच रहा है और ये दो, तो रिजल्टेंट R का वैल्यू जरूर नहीं कि यही हो, ये R का वैल्यू बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यही हो, क्यों मैं बता रहा हूँ, हो सकता है S भारी पड़े तो R ऊपर हो जाए, S नीचे पड़े, एस अगर हल्का पड़े, ये दोनों भारी पड़े तो रिजल्टेंट नीचे भी। इसमें निश्चित रूप से रिजल्टेंट चारों की दिशा में ही होगा, यानी यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, यानी इसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि P नीचे लगा है, Q नीचे लगा है, S ऊपर लगा है। अगर S इतना ज्यादा हुआ कि इन दोनों के इफेक्ट को खत्म कर दिया, तो डायरेक्शन हम लोग नहीं इसका डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग ये मान सकते हैं कि R यहाँ नीचे भी हो सकता है और R ऊपर भी हो सकता है, लेकिन R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो अब किसी एक को प्लस और दूसरे को माइनस, जैसे P प्लस Q किए तो अब उसकी S की दिशा बदली तो S को ऊपर कर दीजिए। और डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन depends direction depends on the forces या direction depends upon the forces having major value in same direction, यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द फोर्सेज हैविंग मेजर वैल्यू इन सेम डायरेक्शन, यानी किसी एक दिशा में यदि जिनका अधिक बल होगा, मेजर फोर्स बल होगा, उसी दिशा में इसका जो है डायरेक्शन होगा। यानी हो सकता है कि P और Q ज्यादा हो S की तुलना में, S तो अकेले है, P Q दो है, तो ऐसा हो सकता है कि P और Q मिलकर के R की डायरेक्शन नीचे कर लें, और अगर S भारी पड़ा तो P Q को न्यूट्रलाइज करके, अरे भाई डिपेंड कर, ये रिजल्टेंट निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव,
तो कहेंगे सर अगर P प्लस क्यू एस से ज्यादा है तब तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, यदि P प्लस क्यू एस से कम है तो रिजल्टेंट निगेटिव आ जाएगा। और निगेटिव आने का मतलब P और Q को यदि आप पॉजिटिव माने और निगेटिव आने का मतलब कि वो S की डायरेक्शन में यानी S निगेटिव। बात समझ आ रही है? तो ये है पैरेलल लाइक फोर्सेस पैरेलल। इसमें देखो यार ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम जानते हो यार। कोई तुम हमारी तरफ से एक लकड़ी का टुकड़ा लेके कोई हमको ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा है, हमारा वजन है 70 किलो, हमारा वजन है 70 किलो, हमने एक चीज पकड़ी हुई है और हमको दो लोग ऊपर पकड़ खींच रहे हैं, तो जो ऊपर खींचेगा यदि तो वो 70 किलो से ज्यादा लगाएगा तब तो खींच पाएगा। हो सकता है वो कम लगाए तो हम ही दोनों को लेकर नीचे खींच दें। समझ रहे हैं बात को ना? यानी कहने का मतलब है कि ये सिंपल है कि रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा, जो दोनों लोग ज्यादा होंगे उसी की दिशा में काम करेगा। वैल्यू कितनी होगी, तो अगर हम लोग मेरा 70 है वो दोनों मिलके 72 लगा दिए तो वो 72 में से 70 घटा लो, 2 kg का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और वो ऊपर खींच लेंगे हमको, रिजल्टेंट फोर्स। बात समझ में आ रही है क्या? ये पूरी बात समझ में आ रही है आपको? ये रिजल्टेंट था पैरेलल फोर्सेस का। किसका था? पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट था। अब हम लोग बात, रिजल्टेंट की कहानी यहीं से खत्म हो जाता है, रिजल्टेंट की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। अब हमारे पास मुद्दा बचता है जिस पर हम लोग बात करने वाले थे, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रेंट फोर्स। यानी अब टॉपिक हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है मतलब आप जानते हैं इसको, एक कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम और साम्य अवस्था जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, यानी इसको कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रेंट फोर्स। इक्विलिब्रेंट फोर्स क्या होता है? साम्यक बल, जिसका नाम मैंने पहले भी लिया था, इक्विलिब्रेंट फोर्स। यानी इसको बोलते हैं साम्यावस्था, साम्यावस्था व व सम्यक बल। सम्यक बल का मतलब वो बल जो साम्यावस्था में ला दे। सम्यक बल वो बल होता है जो साम्यावस्था में ला दे, सम्यक बल। यानी ये होता है आपका क्या? इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रेंट फोर्स, ठीक है ना? तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था वह अवस्था है जब किसी पिंड पर दो से अधिक बल काम कर रहे हो और फिर भी पिंड के ऊपर प्रभावी बल शून्य हो। यानी कहें कि जब किसी पिंड पर दो या अधिक बल इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि वो एक दूसरे के प्रभावों को न्यूट्रलाइज यानी निरस्त कर दें या पिंड पर सम्मिलित प्रभाव शून्य हो, तो ऐसे बल निकाय को साम्य अवस्था कहा जाता है। इसको जो मैं परिभाषा बोल रहा हूं वही आपको नोट्स में भी मिलेगी और वही आपको भी याद करनी है। इक्विलिब्रियम क्या है? साम्य अवस्था एक अवस्था है। साम्य अवस्था क्या होगी? एक अवस्था होगी जब किसी पिंड पर दो या अधिक बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हो कि वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दें या उस पिंड पर सम्मिलित प्रभाव शून्य हो जाए, तो ऐसे बलों के निकाय को यानी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को साम्य अवस्था कहा जाता है, यानी इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। साम्य अवस्था में यदि कुछ बल हैं, कुछ बल यानी 4-5 बल हैं, वो साम्य अवस्था में, यानी वो सब जब लग रहे हैं किसी बॉडी पर तो उनका जो प्रभाव हो रहा है ना वो ना के बराबर, मतलब पड़ ही नहीं रहा है। क्यों? एक डाला दूसरा उसका उल्टा डाल दिया, यानी एक बल अपना प्रभाव डाला दूसरा उसका उल्टा प्रभाव डाल दिया, तो फिर क्या होगा? वो सब बल एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या कहा जाएगा इसको? कि सारे बल साम्य अवस्था। अगर अगर किसी पिंड पर साम्यावस्था वाले बल लगे हैं, बल निकाय लगे हैं, और वो पिंड अगर मान लीजिए कोई बॉडी स्थिर है और उस पर कुछ बल लगे वो स्थिर है, तो इसका मतलब वो साम्यावस्था में है। जब भी साम्यावस्था वाला कोई बल किसी पिंड पर लगता है तो यदि पिंड रुका हुआ है तो रुका रहेगा और गति भी कर रहा है तो गति करता रहेगा। कुछ लोगों को ये होता है कि साम्यावस्था का मतलब होता है स्थिर होना, ना, गलत। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज एक समान गति से चल रही है, एक समान गति से चल रही है, तो क्या वह साम्य अवस्था में? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर उसकी गति बल के कारण होती तो गति बढ़ने लगती। कैसे? आप जानते हैं किसी वस्तु पे जब बल F लगता है तो, और उसका मास मान लीजिए फिक्स है और एक्सेलरेशन उसमें आ जाएगा अपने आप, यानी बल के प्रभाव में एक्सेलरेशन आ ही जाए, बिना एक्सेलरेशन के बल नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेशन आने का मतलब है कि चेंज इन मोशन। एक्सेलरेशन क्या कहता है? चेंज इन मोशन।
या चेंज इन वेलोसिटी बल्कि कहें, मोशन हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड हम जिसको बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी दिखाता है एक्सेलरेशन, बात समझ में आ रही है? यानी इसका मतलब है यदि किसी चीज पर बल लगा है तो उसकी गति बढ़ती रहेगी, ये निश्चित रूप से। या अगर लगा हुआ है, जैसे आप ही किसी चीज को बल लगा के खींचना शुरू करेंगे तो खींचते खींचते अगर वो बल आप मेंटेन कर गए और वस्तु पर रिजल्टेंट फोर्स आपने मतलब उसके बल के बाद भी कुछ ना कुछ प्रभावी बल है, तो वस्तु की गति या तो घटते घटते घट जाएगी या तो चलते चलते क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तब भी वो साम्यावस्था, हालांकि वो उस समय गतिक साम्यावस्था में, ठीक है ना। यानी पहले मैंने क्या बोला आपसे कि साम्यावस्था क्या है, साम्यावस्था क्या है? साम्यावस्था वह स्थिति है जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल लगे हों और उसके बावजूद भी पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो रहा हो, अर्थात वो स्थिर है तो स्थिर ही रहे और गति है तो उसकी गति में भी कोई परिवर्तन ना हो, तो कहेंगे पिंड साम्यावस्था में। परिभाषा समझ में आ गई। अब इसके प्रकार यानी टाइप क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है? साम्यावस्था बेसिकली जो होती है ना दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था के प्रकार में एक मैंने बोला आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। यानी इसको कहते हैं हम लोग क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? कहते हैं कि यदि 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 जब कोई बल निकाय किसी स्थिर पिंड पर इस प्रकार काम करे, कोई बल निकाय किसी स्थिर पिंड पर इस प्रकार काम करे कि वह पिंड गतिशील न हो, तो ऐसे बलों के निकायों को स्थैतिक साम्यावस्था में कहा जाता है। यानी जैसे हमने खड़े होकर के किसी चीज पर धक्का लगाया, जैसे गाड़ी ही खड़ी थी, हम खड़े होकर ट्रक को धक्का दे रहे हैं, कार को देंगे तो शायद हिल ले, ट्रक को जब धक्का देंगे तो ट्रक उधर से रिएक्शन वेक्शन अपने भार के कारण वो इतना ज्यादा हमको फ्रिक्शन के कारण भार के कारण वह हिल नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ट्रक पर हमारे बल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स है। दीवार खड़ी, हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो जब दीवार को हम धक्का दे रहे हैं तो दीवार नहीं हिल रही, इसका मतलब वो अंदर से प्रतिक्रिया बल भी लगा रहा है। प्रतिक्रिया बल मतलब बल के अपोजिट में एक प्रतिक्रिया बल लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो प्रतिक्रिया बल के प्रभाव में दीवार नहीं हिल रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई कार चल रही थी और हम उसको ऐसे छू के उसके साथ साथ दौड़ते रहे, तो कार चलती रहेगी। लेकिन यदि आप किसी ऐसा काम करिए कि आप किसी कोई आदमी तीन पहिए वाली गाड़ी में बैठा हो या रिक्शे पे बैठा हो, यदि रिक्शे के साथ आप हाथ लगा के चलते रहेंगे तो अपना चल रहा है, लेकिन यदि आप उस पर बल लगा दिए तो उसकी गति बढ़ जाएगी। और यदि गति वही है, मान लीजिए रिक्शे को आप क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, और एक आदमी और आके वो आगे की तरफ खींच रहा है, रिक्शा जैसे चल रहा था वैसे चलता है। इसका मतलब है कि गति में जो चीज है, यदि उस पर कुछ फोर्सेस इस प्रकार से लगे कि उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं, तो गति में होते हुए भी वो इक्विलिब्रियम है। ऐसा जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए किसी चीज का स्थिर होना जरूरी है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। उसके स्थिति में परिवर्तन ना हो, गति में तेज कम ना हो, या स्थिर है तो स्थिर से गति में ना जाए, समझ गए। यानी साम्यावस्था के प्रकार में स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो अवस्था है जिसमें बलों का एक निकाय किसी बल पर काम करता है, फिर भी वो वस्तु स्थिर अवस्था की स्थिर अवस्था में रहती है, तो ऐसे साम्यावस्था को स्थैतिक साम्यावस्था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब किसी वस्तु पर किसी तरह से इस तरह से बल लगे, बलों का निकाय लगे, एक बल कभी भी साम्यावस्था में नहीं हो सकता है, एक बल कभी भी साम्यावस्था में नहीं हो सकता जब तक दो या उससे अधिक बल हो। एक बल अकेले तो कुछ ना कुछ कर ही देगा, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई चाहिए। यानी दो या उससे अधिक बल साम्यावस्था, दो या उससे अधिक बल यदि किसी वस्तु पे लगे हुए हैं और वो चलती हुई गतिमान वस्तु के ऊपर लगे हुए हैं, फिर भी उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वो सभी बल डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, यानी गति के साम्यावस्था में। क्या समझ में आ रही है? हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो क्या कहेंगे, पृथ्वी गतिक साम्यावस्था में है कि नहीं है? क्योंकि इस पर सभी बल जो लग रहे हैं, यदि बल कोई रिजल्टेंट मिल जाएगा ना तो पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी। पृथ्वी 24 घंटे में रोटेट कर जाती है,
तो हमारी पूरी पृथ्वी जो रोटेशन कर रही है वो गतिक साम्यावस्था की है कि नहीं है? क्योंकि यदि बल रहता ना, अगर उस पर ऐसा कोई बल लग जाए जिसका रिजल्टेंट मिलने लगे तो फिर उस वो बल के प्रभाव में उसकी गति लगातार बढ़ेगी या घटेगी, दोनों स्थितियां हैं। मतलब कहने का मतलब गतिक साम्यावस्था और स्टैटिक मतलब स्थैतिक साम्यावस्था आपको समझ में आया दोनों। इक्विलिब्रियम क्या है समझ में आया? इक्विलिब्रियम क्या है? साम्यावस्था की स्थिति है, और साम्यावस्था स्थैतिक में भी हो सकती है, गतिक में भी हो सकती है। अब इसी में चीज एक आती है इक्विलिब्रेंट फोर्स। ये सब जो मैं समझा रहा हूं ना, समझ लीजिए, नोट्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप या तो जो बोला हूं उससे, अगर अपने से नोट्स बना तो जो बोला हूं उससे बना लीजिए। अब आता है इक्विलिब्रेंट फोर्स। ये क्या है? हेडिंग नीचे बना लीजिएगा, इक्विलिब्रेंट फोर्स। इक्विलिब्रेंट फोर्स ये क्या है? इक्विलिब्रेंट फोर्स तो ये कहता है कि ऐसा बल जो कई बलों के साथ लगकर उनको साम्यावस्था में ला दे। सम्यक बल वह बल है, सम्यक बल किसी पिंड पर लगने वाला ऐसा बल है जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्यावस्था में रखता है। मैं कई बार आपको इसके बारे में पॉलीगन पढ़ाते समय बताया हूं। मैं बताया था पॉलीगन पढ़ते समय कि पॉलीगन का एक रिजल्टेंट होगा, लेकिन उस रिजल्टेंट को यदि न्यूट्रलाइज करने वाला फोर्स ले लें तो वो उसका इक्विलिब्रेंट फोर्स या फिर सम्यक बल होगा। इसका नाम मैंने पहले भी लिया है आपसे, भले ही आज इस सामने आया है, लेकिन क्यों सामने आया है? क्योंकि सिलेबस में यहां दिखा आपको, क्योंकि आपको सिलेबस में यहां पर दिखा। यहां पर जब आप देख रहे थे इसको तो तुरंत सामने आ गया यहां पे इक्विलिब्रेंट फोर्स एंड इट्स डिटर्मिनेशन। हमेशा किसी बॉडी पर इक्विलिब्रेंट फोर्स उस बॉडी पर रिजल्टेंट के बराबर होता है, ये भी जान लीजिएगा। इक्विलिब्रेंट फोर्स के बारे में मैं क्या बोलूं? मैं इतना कह सकता हूं कि यह वह बल है जो बलों के एक निकाय के साथ जुड़कर उनको साम्यावस्था में ला देता है। और ये भी कह सकते हैं कि यह बल इक्विलिब्रियम फोर्स हमेशा इक्वल टू रिजल्टेंट होता है, यानी इक्वल टू रिजल्टेंट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यह परिणामी के बराबर परंतु दिशा में विपरीत होता है। यानी परिणामी अगर ऐसे 80 न्यूटन है तो इक्विलिब्रियम फोर्स हमेशा उसके अपोजिट में 80 न्यूटन होगा। बात समझ, यदि 80 न्यूटन परिणामी इधर है तो इक्विलिब्रेंट फोर्स उसके अपोजिट में 80 न्यूटन होगा। बात समझ आ रही ना? मैंने आपको समझा दिया कि ये हमेशा परिणामी के विपरीत दिशा में समान मान का इक्विवेलेंट फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। बात समझ में आई क्या कि इक्विलिब्रेंट फोर्स क्या है? क्योंकि मैं पहले ही एरो बना करके इसको आपको समझा चुका हूं, इस वजह से दोबारा मेरा मन नहीं है। लेकिन आप इसको चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई एक फोर्स यहाँ लगा P और एक फोर्स आपका यहाँ लगा Q, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? R, ऐसे R होगा। और मैं कहूंगा कि ये R है, ये P है, ये Q है, तो भैया कुछ नहीं, ये इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये जो दिख रहा है समान मान का, यही जो है आपका R का इक्विलिब्रेंट फोर्स, यानी इन दोनों का इक्विलिब्रेंट फोर्स। R तो परिणामी है, लेकिन ये क्या है? वो P और Q का इक्विलिब्रेंट, यानी P और Q का जो प्रभाव था वो और था, ये R के ठीक अपोजिट है, यानी ये इक्विलिब्रेंट फोर्स ऑफ P एंड Q, यानी P और Q का इक्विलिब्रेंट है। यानी P Q किसी बिंदु पर यदि लगे होते तो वो पॉइंट घूम जाता, लेकिन जैसे ही ये लगेगा ये वाला फोर्स, मान लीजिए ये S फोर्स है, तो S इज नथिंग बट इक्विलिब्रेंट फोर्स ऑफ P एंड Q, क्योंकि P Q का जो प्रभाव होता उसको निरस्त करता कौन? S, क्योंकि P Q का असल में प्रभाव R है और उसी प्रभाव को ये खत्म कर देता। यानी एक ऐसा बल, बार बार वही चीज मैं बोलूंगा, एक ऐसा बल जो कई सारे बलों के साथ मिलके, कई सारे मतलब P Q के साथ मिल करके उन बलों को साम्यावस्था में ला दे, वह इक्विलिब्रेंट फोर्स कहलाता है। ठीक है? या ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई बल निकाय साम्यावस्था में, जैसे कि एक बल अभी मैंने बोला कि अभी जैसा लगा हुआ है, मैंने बोला कि चलो अगर किसी बॉडी पर P Q और S लगे हैं तो वो साम्यावस्था में है। तो एक चीज जान लेना हमेशा ध्यान से, यदि ये साम्यावस्था में है तीनों, तो ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एक बल
कोई भी एक बल शेष दो बलों का सम्यक बल है। क्यों? क्योंकि इस समय Q इन दोनों का सम्यक है, क्योंकि अगर जैसे ही Q हटेगा ये दोनों काम करने लगेंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट Q है। जैसे ही हम पूछें कि P क्या है तो Q और S का रिजल्टेंट इधर जाता, P उसका सम्यक है। यानी किसी निकाय पर अगर कई बल काम कर रहे हो तो कोई भी एक बल शेष बलों का सम्यक बल होता है, कोई भी एक बल शेष बलों का सम्यक बल होता है। ये गारंटी है, गारंटी है इस चीज। कोई भी एक बल बाकी सभी बलों का सम्यक बल होता है। यानी क्या आपको सम्यक बल या इक्विलिब्रियंट फोर्स समझ में आया? अगर समझ में आया तो देखो मैंने इसकी डेफिनेशन कई तरीके से दी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी बॉडी पर कई सारे फोर्सेस लगे और एक फोर्स को तुम पकड़ कर नहीं, ये तुम लोग जो कर रहे हो हम करने नहीं देंगे अकेले, दैट इज कॉल्ड सम्यक। ठीक है ना? क्लियर है सभी चीज को यहाँ पे? यानी यहां से आपको समझ में आ गया कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, क्या होता है इक्विलिब्रियम फोर्स। अभी हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन भी पढ़ेंगे, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो मोमेंट वाला टॉपिक क्लियर करने के बाद। इसके बाद का चैप्टर मोमेंट है, मोमेंट के बाद एक कंडीशन आएगी जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन उसके पहले ही एक नौटंकी यहां पर दे दी है, न जाने सिलेबस को कैसे बनाया है। उसमें एक चीज दिया है टाइप्स ऑफ लोड, यहां पर एक चीज दिया हुआ है, क्या? टाइप्स ऑफ लोड सपोर्ट्स बीम एनालिसिस फॉर सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम। इसका एनालिसिस बिना जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन के हो ही नहीं सकता, तो मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी मैं इसको बिना उसके ये चीज नहीं हो सकती है आपकी, ये वाली चीज। तो मैं इसको आपको यहीं पर हल्का सा बता देता हूं कि क्या होता है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसके बिना ये हो नहीं सकता। पता नहीं सिलेबस में ऐसा क्यों किया है। जनरल जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए असल में ये होता है, ये है संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, संतुलन के सामान्य सामान्य प्रतिबंध। ये क्या कहता है? कहता है कि ये ऐसा कहता है कि यदि किसी पिंड पर, यदि कोई पिंड, ऐसे लिख सकते हैं, यदि कोई पिंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, यानी स्थैतिक साम्यावस्था में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी स्थैतिक साम्यावस्था में है, स्थैतिक साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है, तो उस पर कार्य कर रहे सभी बलों व उनके आघूर्णों का बीजगणितीय योग, अभी मैं इसको बोल देता हूं, बीजगणितीय योग शून्य होगा। इफ a body is in static equilibrium, the algebraic sum of all the moments and their all the forces and their moments will be 0। यानी मैं बोलूंगा if a body is in static equilibrium, the algebraic sum of all the forces and algebraic sum of their moment will be 0। यानी कह रहा हूं मैं कि किसी बॉडी पर यदि कुल फोर्स लगे हों, कुछ x डायरेक्शन में लगे हों, तो सबका सारे x डायरेक्शन मतलब कुछ इधर इधर लग रहा है, तो किस अगर बॉडी पर कोई बॉडी यहां पर है, ठीक है, उस पर कुछ फोर्स x डायरेक्शन में, अच्छा ये कहेंगे सर ये तो दो अलग अलग डायरेक्शन है ना, ये एक ही डायरेक्शन है, एक ही स्थिति है, x की अक्ष पर लगे हैं, हालांकि ये अपोजिट है, अनलाइक अगर देखा जाए तो इनका जो है ना, इनका जो है यही डायरेक्शन है। कुछ फोर्सेज हो सकता है इस डायरेक्शन में लगे हों,
यानी कुछ ऐसे ऐसे लगे हों इस टाइप से, और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए नीचे से 2 बल हो। और अगर ये रुकी हुई है तो इसका मतलब इनका अलजेब्रिक सम आपस में, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी अगर इस डायरेक्शन के सारे बलों को प्लस और उधर को माइनस माना जाए तो वो, और अलजेब्रिक सम मतलब होता है एक को प्लस दूसरे को माइनस मानेंगे तो यहां रखेंगे तो सब 0 आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर भी 0 होगा, यानी ये वाई वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स, ये 3 बल मिलके इस 2 बल के बराबर, अगर ऐसा नहीं होता ना तो गेंद ऊपर नीचे जाने लगती, क्योंकि ये ऊपर और नीचे के बल बराबर है तभी ये गेंद रुकी हुई। ये गेंद यदि मान लें हम लोग इसको, तो ये गेंद क्यों रुकी है बताओ? अरे ये भारी पड़ते तो उधर जाती ना गेंद। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यदि कोई पिंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कार्य कर रहे सभी बलों ये 2 बार हो चुका है, सभी बलों व उनके आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो सभी बलों का तो आप समझ गए, लेकिन एक चीज होती है समेशन ऑफ मोमेंट, यानी इस पर अगर कुछ बल इसको गेंद को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सपोज करो ये गेंद की जगह पर कोई बीम होती, ठीक है ना, कोई ऐसे टुकड़ा होता और इस पर एक फोर्स लगा है और ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहा, तो ये तो घूम जाएगा। तो मैं निश्चित रूप से इधर से एक फोर्स लगाऊंगा जो इसको रोकेगा। अब हो सकता है वो इसी जगह ना लगाओ, लेकिन अगर इस पॉइंट पर ये हिंज है तो इसका मोमेंट इधर काम कर रहा है और इसका मोमेंट इधर, तो एक काम कर रहा है ऐसे, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, दोनों आपस में बराबर है तभी ये रुका हुआ है। अगर ये इसका मोमेंट भारी पड़ा तो नीचे चला जाएगा, इसका मोमेंट भारी पड़ा तो ऊपर चला जाएगा। तो एक होता है कि अगर रुका हुआ है तो इस पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट का भी समेशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी बराबर होगा आपस में या 0 हो जाएगा अलजेब्रिक। तो ये 3 कंडीशन थे जनरल इक्विलिब्रियम के। देखो इनको संतुलन के सामान्य प्रतिबंध समझाइए ऐसा करके आता है, तो मैं इसको अभी एक बार ना लिख लिख के बताऊंगा, लेकिन मैं इसको आज हल्का सा इसलिए बताऊं, देखो कंसेप्ट इतना ही था, लेकिन इसको लिखने का तरीका नोट्स में मैं तुमको इसलिए दे दूंगा क्योंकि इसमें इनकी जरूरत बहुत तेज पड़ने वाली है। किसमें, इस वाले टॉपिक में। यहाँ पे जो ये बोला ना कि कह रहा एनालिसिस, ये जो एनालिसिस वाला पार्ट दिख रहा है तुमको, दिस एनालिसिस पार्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम्स का, इस पार्ट में इन तीनों कंडीशंस की जरूरत आपको पड़ने वाली है, तीनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन की। तो जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यहां पर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फोर्स और जनरल कंडीशन ऑफ, कोई चीज रुका हुआ है तो उस पर दाएं बाएं से सभी बलों का योग शून्य होगा, ऊपर नीचे से लगे सभी बलों का योग शून्य होगा। योग मतलब अलजेब्रिक, यानी अगर एक तरफ का फोर्स प्लस है तो इधर वाला माइनस है, जोड़ करके खत्म। अगर हम रुके हुए हैं तो अलजेब्रिक फोर्स, जब अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस लेंगे अपने आप 0 होगा, अब मोमेंट लेंगे तभी 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात में, तभी तो रुके हैं। अगर कोई एक का वैल्यू आ जाता, जितना लग रहा है उतना रजिस्ट ही नहीं हो रहा, कैसे हम इक्विलिब्रियम में रहेंगे, रह ही नहीं पाएंगे। आईसी का प्रयोग होगा आगे, आप देखेंगे आगे का हमारा टॉपिक। यहां से हमारा क्लियर होता है क्या, कि हमारा इक्विलिब्रियंट फोर्स एंड इट्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कैसा होता है, यानी इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या जान गए, डिटर्मिनेशन मतलब कितना होगा इक्विलिब्रियंट फोर्स, भैया रिजल्टेंट के बराबर होगा। जो मैंने स्टेटमेंट बोला ना कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियंट फोर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट बट इट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी यह परिणामी के विपरीत दिशा में होता है। तो ये बात थी इसके वैल्यू की, यानी इसका डिटर्मिनेशन भी आपने कर लिया, इसको समझ भी लिया कितना होता है। हालांकि न्यूमेरिकल में भी लगाना भी देखेंगे, न्यूमेरिकल में मैं भी इसको दिखाऊंगा कि वैल्यू कैसे निकालें, बट अभी कंसेप्ट समझ, कंसेप्ट लगभग क्लियर है। अब हम लोग का जो बचा है वो बचा है क्या क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम। अब आज की क्लास का यही लास्ट टॉपिक है, लेकिन अगली क्लास में हमको ये बीम वाला टॉपिक भी देखना है। आज हमको समझना है किसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम, किसको समझना है, इसको बोलते हैं मुक्त पिंड आरेख, यानी फ्री 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 बॉडी डायग्राम डायग्राम यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त पिंड आरेख। क्या बोलते हैं, मुक्त मुक्त पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख, इसको मुक्त पिंड आरेख।
ठीक है ना। क्या होता है ये मुक्त पिंड आरेख? ये मुक्त पिंड आरेख क्या होता है तो मैं आपको बता दूं ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जरा। पहली परिभाषा, जब जब किसी वस्तु, इसके बारे में मुक्त पिंड आरेख के बारे में क्या बोलूंगा, जब किसी वस्तु पर, यानी इसको एक लाइन में परिभाषित करें कि किसी पिंड या वस्तु का एक ऐसा आरेख बनाया जाए, किसी पिंड या वस्तु का एक ऐसा आरेख बनाया जाए जिसमें उसके ऊपर या उसके अगल बगल के सभी संपर्क सतहों को हटाकर, सभी संपर्क सतहों को हटाकर केवल उस पर कार्य करने वाले बलों तथा प्रतिक्रियाओं को दिखाया जाए तो उसे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। उसे इस बॉडी, यदि किसी बॉडी पर, किसी बॉडी पर केवल प्रतिक्रिया बलों और बलों को दिखाया जाए, संपर्क सतहों को हटा दिया जाए, तो उसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं उस बॉडी का। मजा नहीं है, परिभाषा से मजा नहीं है, मैं कह रहा हूं इसमें परिभाषा के रूप में आपको समझा रहा हूं क्या। आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पर एक एक मान लीजिए यहाँ पे आपको गेंद दिख रही है, ठीक है ना, पहले ऐसे समझिएगा, आपको इसका बस कंसेप्ट भर जानना है। और यहाँ पर एक रिजिड वॉल पे, एक रिजिड वॉल है, यहाँ पे एक रिजिड वॉल है जिससे ये गेंद इस टाइप से टिकी हुई, जिससे ये गेंद इस टाइप से टिकी, मैंने इसको हम ऐसे बांधे हुए हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन हमने ली कि चलिए ये इससे कहीं बंधा हुआ है, ऐसे ये इससे बंधा हुआ है, और बंधने के बाद ये इस पर बंधा हुआ है इस टाइप से, और इसका खुद का वेट, इस बॉडी का खुद का वेट जो होगा, इस बॉडी का खुद का वेट नीचे काम कर रहा होगा। तो ये तो इसका, ये एक बॉडी है, एक बॉडी है, एक गेंद है या बॉल है जो इससे कुछ इस तरह से हिंज है यहाँ पे, और इस पर इसका खुद का वेट नीचे डब्ल्यू काम कर रहा है। अगर ये देखें तो ये है एक बॉडी, एक बॉडी है, कौन, ये एक बॉडी है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये है आपका इसका फ्री बॉडी डायग्राम। परिभाषा जो बोला हूं वो लिखना है कॉपी में या नोट्स में लिखा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम की परिभाषा, जब जब किसी पिंड या वस्तु का ऐसा आरेख बनाया जाए जिसमें जिसमें उस पर लगे सभी संपर्क सतहों को अलग करके केवल उस पर काम कर रहे प्रतिक्रिया बलों और बलों को दर्शाया जाए, तो ऐसे आरेख या डायग्राम को उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। इसका जरूरत बहुत जगह पड़ता है, मैं अभी बताता हूं। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसे बनेगा, तो मैं कहूंगा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तो मैं ऐसे कहूंगा कि ये है ये बॉडी, इस पर एक बल इसका नीचे ये काम कर रहा है, इसका भार एक बल काम कर रहा है। एक देखो, ये अगर ये नहीं रहता ये दीवार तो ये इधर भाग जाती कि नहीं गेंद, तो इसका मतलब इस पर एक रिएक्शन काम कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, साथ साथ यहाँ एक रस्सी जो बंधी है उसमें एक तनाव बल भी काम कर रहा है, ऐसे। यानी इस, अब एक बॉडी है उस पर तीन बल काम करते हुए देखे जा सकते हैं, एक यहाँ पर तनाव है, एक यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है, और एक इसका वेट। किसी बॉडी पर सभी संपर्क सतहों को हटा के केवल बलों और प्रतिक्रिया बलों को दिखाया जाए तो इसको इसका फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे। ये क्यों, जो तुम जितना डायग्राम देखते हो कि किसी पिंड पर 3 बल लगे हो, 5 बल लगे, अरे बल थोड़ी लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा अटैच ही रहता होगा ना जो बल के रूप में काम कर रहा होगा, तो फिर बल थोड़ी हुआ होगा। तो ये ध्यान रखना ध्यान से कि किसी बॉडी पर कंडीशन रहती है। अब आप कहोगे कि इस बॉडी की इस पिंड पर 3 बल काम कर रहा है, 3 बल कैसे, देख लो, ऐसे रखा गया था, एक रस्सी से कोई गेंद बांध के ऐसे लटका दी जाए तो इस पर इस समय कितने बल काम कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर 3 बल काम कर रहा है, एक रिएक्शन फोर्स, एक वेट, और एक ये रस्सी का तनाव जो ऊपर की साइड, और ये रुका हुआ है ना, इसका मतलब ये तीनों बल साम्य अवस्था में, ये तीनों बल साम्य अवस्था में। कहोगे कैसे, मैं कहूंगा देखो, ये एक ऊपर लगा, ये नीचे लगा, दोनों की डायरेक्शन ये है, तो ऑब्वियसली इसको रोकने के लिए अगर इसको ऐसे बना दो तो देखो ये दिखाई देगा कि अच्छा ये, अच्छा यही तो है, नहीं समझे बात, ये साम्य अवस्था में, तो भाई इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे। यानी हम यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम। इन द सेम वे मान लो सिंपल तुम खड़े हो ना, मैं अपना बना दूं फ्री बॉडी डायग्राम, मैं अपना फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे एक जमीन पे खड़ा हूं, नीचे नहीं जा रहा हूं, मैं जमीन पे खड़ा हूं इस टाइप से, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। अगर मैं देखूं
कि मेरे ऊपर इस समय कौन कौन सा बल काम कर रहा है, मैं ऐसे सीधे खड़ा हो जाऊँ। तो अगर मैं इसी चीज को ऐसे समझूं ना कि मेरे ऊपर कौन कौन सा बल काम कर रहा है, तो मैं कहूंगा ये रहा मैं, और इस पर काम कर रहे हैं दो बल तो निश्चित रूप से, एक मेरा यहां से नीचे जो इसका वेट काम कर रहा है जो, और दूसरा मेरा वेट, और तीसरा मेरे वेट को रोके रखने के लिए जमीन की प्रतिक्रिया आर, और ये मेरा वेट डब्ल्यू। क्योंकि यदि मेरा वेट नीचे डब्ल्यू काम कर रहा है तो ऊपर एक प्रतिक्रिया भी काम करेगी, तभी हम रुके हुए, नहीं तो हम हिल गए होते अपने लिए। बात समझ रहे हैं? यानी किसी भी ये शर्मा है, ये कौन है, ये शर्मा है, ये शर्मा है। शर्मा के ऊपर अभी आपको कोई बल नहीं दिख रहा है, अरे कहाँ बल लगा है, मैं कहूंगा देखो लगा है, एक नीचे बल काम कर रहा है, अगर जमीन अभी हट जाए चले जाएंगे नीचे, यानी एक बल नीचे, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है रिएक्शन फोर्स, जो प्रतिक्रिया बल। तो हर बॉडी के ऊपर कुछ बल लगे हुए हैं, रुकी हुई है, अर्थात ये सभी बल साम्य अवस्था में है, तो रुके हुए हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या किया गया, सामान्य ये बॉडी पड़ी थी, ये बॉडी मतलब शर्मा, अरे मेरा बॉडी नहीं पड़ा, मतलब मैं जिंदा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं हूं, बल नहीं दिख रहा, यहाँ बल दिखेगा। यहाँ पर ये पड़ा हुआ था, इस पर बहुत बल नहीं दिख रहा, खाली वेट दिख रहा था, वो भी दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस पर सारा सब कुछ क्लियर दिख रहा है। क्लियर? अगर ये हटा दोगे, ये बल पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो फिर रस्सी में तनाव भी खत्म हो जाए, ये जान लो, रस्सी में तनाव भी खत्म हो जाए। इसी तरीके से यदि मान लो, ये सब फ्री बॉडी डायग्राम की एग्जांपल है, इसी तरीके से मान लो कि कोई ऐसे एक गेंद है, ऐसे इस टाइप से, और मान लो ये जो है दो उसके रिजिड बॉडी के बीच में पड़ा हुआ है, जैसे लाइक यहाँ पे एक ऐसे रिजिड बॉडी के बीच में पड़ा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे मान लो ऐसे पड़ा, इन दोनों के बीच में ये जो है ऐसे यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये तो मान लो ये रिजिड है पूरा, ये क्या है पूरा सरफेस, ये सरफेस पूरा क्या है, रिजिड है, सरफेस पूरा रिजिड है, और रिजिड होने का मतलब इसका खुद का भार तो होगा, इसका खुद का भार तो नीचे काम कर रहा होगा। अब सपोज करो ये भार डब्ल्यू है, कहोगे सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, मैं कहूँगा ठीक है बनाता हूँ अभी, इसको उठाओ, इसको सॉरी, चलो यार कहीं, ये ऐसे लगा हुआ है, इसको तुम करो क्या, इसको करो क्या, यहाँ पे इसको ले जाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, मैं कहूंगा कि एक फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, लेकिन साथ में इस पर साथ में एक प्रतिक्रिया इधर लगी हुई है जो इसको रोके, इधर से लगा, ये जो यहाँ से लग रहा था, अरे ये नीचे जा रहा था तो ये इसको रोके, तो यहाँ पे एक दबाव नहीं लगेगा, तो इस पर काम करने वाला एक बल इधर है रिएक्शन फोर्स, और एक बल इधर रिएक्शन फोर्स, दोनों लगभग बराबर हैं, क्योंकि ये है इसका वेट W, और ये है इसका R1, और ये क्या है R2, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो। यानी फ्री बॉडी डायग्राम, मुझे लग रहा है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है पूरा। किसी वस्तु पर, फिर से इसकी परिभाषा, किसी पिंड या वस्तु पर कई बल काम कर रहे हो, या ऐसे करके किसी पिंड या वस्तु के सभी संपर्क सतहों को हटा के केवल बल और उनकी प्रतिक्रियाओं को डायग्राम के रूप में दिखाया जाए, तो ये सब वास्तविक स्थिति है, ये सब वास्तविक स्थिति है, और ये सब उसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ये सब उसका फ्री बॉडी डायग्राम। यहां से दोस्त तुम्हारा ये कंसेप्ट पूरा होता है, क्या ये कंसेप्ट पूरा होता है यहाँ पे अगले वाले टॉपिक में, ये कंसेप्ट यहां तक पूरा जो है तुम्हारा खत्म होता है, क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियंट और इक्विलिब्रियंट फोर्स। तुम्हें वीडियो कैसा लगा, अलावी थ्योरम वगैरह डिस्कस, लास्ट ये टॉपिक बचा है, एक लेक्चर और, बस एक लेक्चर है, चैप्टर खत्म। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, प्रतिक्रिया और कमेंट बड़ा जरूरी है, क्योंकि अकेले धुन बजाऊंगा ऑडियंस नहीं रहेगी तो मजा नहीं आएगा, तो इंतजार करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दैट लास्ट टॉपिक के साथ।